हेलो फ्रेंड, नमस्कार। प्राइड एडिफिकेशन यूट्यूब चैनल में आपका सभी स्वागत है। मैं आपका दोस्त अनुपम आज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टि से, जिन्हें अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है। अब इनका जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में दिया गया है और ये बताया गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अगर हम लोग बात करें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, तो संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक तो इनका वर्णन दिया गया है और भारतीय संविधान के में आयरलैंड के संविधान से इनका अनुकरण या इनको लिया गया है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य ये होता है कि भारत में आर्थिक सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। इसका तात्पर्य यह है कि जनता के लिए कल्याणकारी राज्य को प्रोत्साहित करना और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारतीय संविधान में जो दिया गया है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिन्हें स्टेट डॉक्ट्रिन पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, फिर भी देश के प्रशासन में मूलभूत समझने जाएंगे और राज्यों को कर्तव्य होगा कि इन्हें लागू करें। ये राज्य का कर्तव्य है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करें। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, अगर बात करें कि अनुच्छेद 36 में क्या दिया गया, तो अनुच्छेद 36 में इसकी परिभाषा, किसकी परिभाषा? राज्य की परिभाषा दी गई है। और क्या है राज्य? ये आपको हम जब मूल कर्तव्य पढ़ाने से पहले मूल अधिकार आपको पढ़ाए थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि राज्य क्या होता है और राज्य की परिभाषा, जिसमें केंद्र व राज्यों के अलावा स्थानीय प्राधिकरण को भी सम्मिलित किया गया है। ये अनुच्छेद 36 में राज्य के बारे में बताया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 37 है, इसमें यह बात कही गई है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय, तात्पर्य परिवर्तनीय का है इन्फोर्सेबल ना होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत माना गया है तथा विधि बनाने के लिए इन सिद्धांतों को लागू करने का राज्य का कर्तव्य है। कि राज्य का ये कर्तव्य है कि विधि बनाने के लिए, इन्फोर्समेंट और लागू करने के लिए इन सिद्धांतों को लागू करे। तो अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 37 में इनके बारे में दिया गया है। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 48 में क्या है। अनुच्छेद 48 से पहले हम लोग 38 को लेते हैं। 38 है राज्य के लोक कल्याणकारी की अभिवृद्धि करने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। कहने का मतलब है, तात्पर्य है कि कोई भी राज्य है वो लोक कल्याण, ये लोक कल्याण जो वर्ड है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट शब्द है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, क्योंकि इसके बारे में कई जगह वर्णन दिया गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। इसका अर्थ है कि सामाजिक, आर्थिक, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि आर्थिक गतिविधियों को बनाए जिससे राज्य के लोगों को रोजगार मिल सके और उनकी असमानताओं को दूर करे। ये बात बताई गई है। आगे चलते हम लोग अनुच्छेद 39। देखिए अनुच्छेद 39 में राज्य का एक कर्तव्य होता है कि राज्य जो है कुछ ऐसी चीज़ों को कार्य करे जिनको अनुकरणीय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है कि कौन सी चीज़ें हैं जो अनुकरणीय हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट हैं। पहला पॉइंट जो कहता है कि पुरुष व स्त्री को, नागरिकों को आजीविका के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, पहला पॉइंट। दूसरी बात करें तो दास्ता एवं शोषण के लिए बालकों की रक्षा करे। तीसरा पॉइंट बात करते हैं तो स्त्री या पुरुषों के लिए समान कार्य और समान वेतन का प्रावधान भी 39 में दिया गया है। और इसी में अगर हम चौथा पॉइंट करते हैं, समुदाय के भौतिक संसाधनों को उचित वितरण और उसके स्वामित्व की व्यवस्था राज्य का कर्तव्य है। और पांचवा पॉइंट है पुरुष व स्त्री कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य और उनके स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना। बात करते हैं कि 39 में एक संशोधन हुआ था और उसके द्वारा ये संशोधन जो था वो 42वां संविधान संशोधन हुआ था।
बहुत बार क्वेश्चन हुआ कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था। इसमें हमने 39 में एक सब जोड़ा, सब क्लास का क्या है, अवसर की समानता। और अवसर पर ये कहा गया है कि न्याय देने के लिए निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड क्लिनिक होते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जो व्यक्ति विधिक सहायता से वंचित हो तो राज्य का कर्तव्य है कि उसको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करें। हम लोग बात करते हैं कि अनुच्छेद 40 में क्या है, तो ग्राम पंचायतों का संगठन बताया गया है। संविधान में बात की जाए तो अनुसूची 11 और 11 में अगर बात की जाए तो ग्राम पंचायतों को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और ग्राम पंचायतों की बात की गई। तो यहाँ ग्राम पंचायतों का संगठन बताया कि ग्राम पंचायत 3 स्तर की होती हैं, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। तो परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है कि ग्राम पंचायतों का गठन या अब इसी तरह ग्राम पंचायतों की तरह नगर निकाय होते हैं, तो नगर निकाय, नगर पालिका, महानगर पालिका और क्षेत्र नगर पालिका, इनके बारे में वर्णन करके बताया गया। अनुच्छेद 41 की बात करें, कुछ दशाओं में काम और शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार बताया गया है। अब किनको है काम और शिक्षा लोक अधिकार पाने के लिए? जो बुढ़ापे से है, बीमारी से, निसंगता से या बेकारी, जिनके पास कोई काम नहीं, तो राज्य का ये कर्तव्य बनता है, अनुच्छेद 41 से कहता है कि उनको काम की व्यवस्था उपलब्ध कराएं। बात करते हैं अनुच्छेद 42। तो देखो 42 में काम की न्याय संहिता और मनुचित दशाओं में तथा महिलाओं को प्रसूति सहायता प्रदान करने के लिए, जिन्हें मिलिट्री लीव कहते हैं, तो देखिए बताया गया कि अनुच्छेद 42 में इनके बारे में बताया गया कि ये राज्य का कर्तव्य है कि महिलाओं को प्रसूति, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि प्रसूति सुविधा जो है वो किस आर्टिकल में बताएगी, तो प्रसूति सहायता जो है वो अनुच्छेद 42 में है, जो महिलाओं के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 43 की बात करते हैं तो कर्मकारों के लिए निर्वाहन मजदूरी, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना उनके लिए बताया गया है कि जो कर्मकार हैं उनके लिए। अब देखिए इसी में 43 में एक सब क्लास का को भी जोड़ा गया था। कहा गया था कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों और भागीदारियों के लिए उपयुक्त विधान बनाना, ये राज्य का कर्तव्य है कि कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करे, कि उनकी आवश्यक या न्यूनतम मजदूरी है तो उसको निर्धारण करने के बारे में इसका प्रावधान किया गया। देखिए स्क्रीन पे जो चीज़ें हैं उनको तो आप देखते ही चलिए, जो मैं बता रहा हूँ उनको सुनते चलिए, महत्वपूर्ण लगे तो उनको आप नोट भी करते चले तो आपके एक अच्छे नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। हम लोग बात करते हैं 44। देखिए 44 को याद करने का बहुत अच्छा तरीका हमने बनाया 4-4, मतलब इधर भी इक्वल इधर भी इक्वल। तो 44 का तात्पर्य है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, मतलब केंद्र और राज्य दोनों में नागरिकों को समान सिविल संहिता की बात करें तो समान सिविल संहिता बात चल रही है, लेकिन अभी हमारे देश में नहीं है। गोवा एक ऐसा राज्य है जहां समान सिविल संहिता लागू है। अनुच्छेद 46 की बात करते हैं। 46 में जो है अनुसूचित जातियां, SC और ST और अदर जो बैकवर्ड क्लास हैं या दुर्बल हैं, उनको शिक्षा के संबंध में हितों की अभिवृद्धि करना, उनकी शिक्षा सहायता, और ये राज्य का कर्तव्य है कि राज्य सरकार उनके शिक्षा के लिए व्यवस्था करती, उनकी फीस में रिलैक्सेशन, स्कॉलरशिप, बहुत सारी सुविधाएं हैं जो राज्य सरकार उनको प्रदान करती है। तो इसके बारे में बात की गई है। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 47। देखिए 47 में जो बात की गई है कि 47 में क्या कहा गया, तो देखिए 47 इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टि से भी पूछा जाता है कि पोषण का स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए तथा लोक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए राज्य का कर्तव्य है कि उनको कैसे सुधारा जा सके। तो राज्य सरकार, आप देख रहे हैं मिड डे मील योजना चल रही है, ठीक है, आंगनवाड़ी कार्यक्रम है, पुष्टाहार प्रोग्राम है, ये सब राज्य का कर्तव्य है और राज्य इनके द्वारा करता है। अनुच्छेद 48। देखिए 48 में कृषि और पशुपालन की बात कही गई है, लेकिन इसमें एक संशोधन करके जो महत्वपूर्ण चीज जोड़ी गई है वो अनुच्छेद 48 के काम में बताया गया। काम में अगर हम लोग बात करते हैं तो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन,
वन और जीवों की रक्षा करना। राज्य का कर्तव्य है कि पर्यावरण का संरक्षण करे और उनके लिए कई योजनाएं बनाए। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है आपके। अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय स्मारकों के स्थानों के वस्तुओं का संरक्षण करना। कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रीय स्मारकों का राज्य का कर्तव्य है कि उनका सुरक्षा प्रदान करे और उनके धरोहर को सुरक्षित रखे। अनुच्छेद 50, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण है। देखिए अनुच्छेद 50 में जो बात कही गई है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। देखिए राज्य न्यायपालिका को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण का सुनिश्चित करेगा, ये बात कही गई। देखिए अनुच्छेद 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार गुट निरपेक्ष नीति और पंचशील सिद्धांत को यूएनओ के समर्थन से विदेशी नीति पे लागू की गई थी कि सभी जो लोग भी यूएनओ का मेंबर हैं वो लोग इसके लिए कार्य करेंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसमें वेलफेयर स्टेट की बात की गई है। राज्य की एक अवधारणा की गई कल्याणकारी राज्य कैसे हो। अब हम लोग बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण आती है मूल कर्तव्यों की। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मूल कर्तव्यों की बात की गई। तो देखिए जब हमारा संविधान 26 जनवरी को, संविधान की अगर बात करते हैं तो जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था तो मूल कर्तव्यों के कोई बात नहीं की गई। बाद में हमने क्या किया, एक संविधान संशोधन किया। वो संविधान संशोधन जो था वो कौन सा था, 42वां संविधान संशोधन था, जिसमें हमने 51 का जोड़ा। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब ये किया गया तो इसमें मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए स्वर्ण सिंह समिति, देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि समिति का नाम क्या था, तो स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पे भारतीय संविधान के भाग 4 का, देख रहे हैं ऊपर 4 का है और अनुच्छेद तुम्हारा 51 का है, यह 51A है, तो लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने एक काम भी किया। वर्ष 1999 में J.S. वर्मा का नाम काफ़ी सुना होगा, चर्चित व्यक्ति हैं J.S. वर्मा, जस्टिस हैं हमारे पूर्व, ठीक। तो J.S. वर्मा कमेटी बनाई और जिसमें बताया कि मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से शामिल किया गया, तो सोवियत संघ से हमारे मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। जब ये बने थे तो इसमें मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, जब संविधान हमारा बना था तो उस समय मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी, मात्र 10। लेकिन आज 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसको 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में जोड़ा गया। ये महत्वपूर्ण है। क्या था इसमें 11वें मौलिक कर्तव्य, कि भारतीय नागरिकों को प्रत्येक माता पिता या उनके अभिभावकों को बच्चा को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये काफ़ी आवश्यक है। अब देखिए जो 10 मौलिक कर्तव्य हैं वो गवर्नमेंट पब्लिकेशन की किताबों में पीछे लिखे होते हैं, बच्चों उनको पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में भी कई बार पूछे जाते हैं। आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसमें वो 10 मौलिक कर्तव्य और 11 मौलिक कर्तव्यों को पढ़िएगा। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम इस पे काम कर सकें और आगे भी वीडियो आपको बनाते रहें। जय हिंद, जय भारत।